औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीमुल हसन और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने चाह रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका टाइटल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो इसके अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करेंगे कि रदरफोर्ड ने पहले पहले ही कंसेप्ट दिया था कि यहाँ पे न्यूक्लियस एटम के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने जो उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर जो अपने अजम्पशंस दिए थे यानी कि उसके पोस्टुलेट्स वो डिस्कस करेंगे। और इन द लास्ट इस मॉडल के अंदर कुछ कमियां रह गई थी जिनको हमने डिफेक्ट्स का नाम दिया था, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन्स जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था जेम्स जैडविक के ज़रिए। तो ये जब तीनों के तीनों पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो उसकी डिस्कवरी के बाद एक मेन सवाल था, वो था उनकी पोजीशन के लिए कि अब इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो उस पोजीशन के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या देखा, उसने दो मेन चीज़ें जो इसके अंदर दिखाई। एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स कि ये जो पार्टिकल्स हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन को देखते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया, अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर उसने पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स भी हमें बताई, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स के साथ साथ उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी की। तो ये दो मेन काम इसके अंदर हुए थे। अब ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। अब इसके अंदर हुआ क्या कि सबसे पहले ले लिया एक सोर्स, उस सोर्स के अंदर क्या रख दिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम था पोलोनियम। अब पोलोनियम की नेचर है, बल्कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नेचर होती है कि अगर हम उसको बल्कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की नेचर होती है कि वो अपने अंदर से रेडिएशन वो क्या करता है, इमिट करता है। तो ये रेडिएशन जो इसने इमिट किए पोलोनियम ने, यहाँ से जो पार्टिकल्स निकले या जो रेडिएशन निकले उसका नाम है अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल एक स्लिट रखने की मदद से क्या हो गए, एक बीम फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में मूव करने लगे। अब जो ही ये यहाँ पे आते हैं तो वो एक गोल्ड फाइल से स्ट्राइक करते हैं। इसकी थिकनेस कितनी थी, 0.0004 सेंटीमीटर। तो अब रदरफोर्ड ने ये देखा कि इसमें से जो ज़्यादातर हमारे पास जो रेडिएशन थी जो अल्फ़ा पार्टिकल से, वो क्या थे, बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव कर रहे थे, इस गोल्ड फाइल से बिल्कुल पास हो रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन पड़ी हुई थी उसके ऊपर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, जो हमें फिर डिटेक्टर के थ्रू हम देख भी रहे थे। हमें पता चल रहा था कि कौन सी रेडिएशंस कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। तो इसके बाद उसने ये भी देखा कि सारी की सारी जो रेडिएशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं कर रही थी। इनमें से कुछ रेडिएशन ऐसी भी थी जो कुछ एंगल के ऊपर क्या करती, मोशन कर रही थी। मीन्स उसको ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे फील हुई कि जिसने उसके साथ स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक के बाद उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली इसी डिटेक्टर के ऊपर रदरफोर्ड ने यह भी ऑब्जर्व किया, कुछ रेडिएशन जिस तरह स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं वो इसी पॉइंट से बाउंस बैक हो रही हैं, वापस की तरफ मूव कर रही थी। तो इसी एजम्पशंस को देखते हुए यहाँ से उसने पोजीशन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, जो आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब अगर हम इसको समझ लें कि ये जो हमने लिया हुआ ये एक एटम है और किस चीज़ का, गोल्ड का, जैसे कि रदरफोर्ड ने अपनी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो फाइल ली थी गोल्ड की। तो अब क्या हुआ कि जब रदरफोर्ड ने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया तो उस बम्बार्डमेंट के नतीजे में ये हुआ कि बहुत सी रेडिएशन ऐसी थी जो क्या हो रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। ये ब्लैक पेन वाली तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी, कोई रुकावट नहीं, सीधी पास हो रही थी ऐसे स्ट्रेट। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी थी जो जैसे ही आ रही थी तो उसको किसी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक मिला जिसकी वजह से उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो आ रही थी, उसको स्ट्राइक मिली, मीन्स किसी चीज़ से वो टकराई और क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। तो डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। अब इनके बाद कुछ रेडिएशंस ऐसी भी थी जो स्ट्रेट फॉर्म में जिस तरह आ रही थी, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो गई, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड।
तो अब ये एजम्पशंस को देखते हुए, इनकी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने एजम्पशन, अपने पोस्टुलेट्स बनाए, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला पोस्टुलेट रदरफोर्ड का ये था कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पोर्शन विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। इसने उसको पॉजिटिव चार्ज पोर्शन का नाम क्यों दिया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी जो ये अल्फ़ा रेज आ रही थी, ये हमारे पास डबली पॉजिटिव चार्ज होती है। अब ये पॉजिटिव रेडिएशन जो ही आती हैं, यहाँ से न्यूक्लियस से ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, तभी ये इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्जन होगी, और उस रिपल्जन की वजह से वो क्या हो जाएगा, किसी एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट करके मूव करेगा। इसी वजह से उसने कहा था कि इसके ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई इसके अंदर सेंटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसने इसको क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियस का नाम दिया था। अब अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, और इनका रिवॉल्व जो होगा वो कुछ इस तरह है, लाइक प्लैनेट। जिस तरह सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास सन है और सन के बाकी चीज़ें जो हैं वो घूम रही हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, तो उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सिमिलरली वैसे ही घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े होंगे उनकी तादाद बराबर होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल के अंदर मोशन कर रहे होते हैं। और एक अगला पॉइंट कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा बनिस्बत किसके, एक एटम के। लास्ट में एक और पोस्टुलेट्स जो मैं लिखना भूल गया था, कि एटम के अंदर जो ज़्यादातर स्पेसेस हैं वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। ये भी उसके पोस्टुलेट्स का एक हिस्सा था, कि जो हमारे पास अगर हम न्यूक्लियस को देखें या एक एटम को देखें, तो एटम के अंदर क्या होता है, बहुत सी स्पेसेस ऐसी होंगी जो कि क्या होंगी, एम्प्टी होंगी। इसलिए क्या होता है कि जितनी ज़्यादातर जो रेडिएशंस थी वो क्या हो रही थी, स्ट्रेट मूव कर रही थी, वो इस वजह से कि उनको ना ही बाउंस मिल रहा था ना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादातर मिल रही थी, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट मूव कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था रेडिएशन आई, मेजर रेडिएशन जो थी वो स्ट्रेट मूव कर गई, और बहुत कम ऐसी थी जो क्या हुए, डिफ्लेक्शन जिन्होंने की थी। तो इसी बेस के ऊपर एक और भी पोस्टुलेट्स उसने दिया था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर ज़्यादातर स्पेसेस क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। टॉपिक की हम लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, वो है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर कौन कौन सी खामियां रह गई थी। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, मोशन करता रहेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लाइक इन दिस फॉर्म जो कि हमने ड्रा कर रखी है। अब ये पोस्टुलेट्स गलत इसलिए हुआ कि अगर हम देखें कि फर्स्ट टाइम उसका रेडियस कितना है, इस साइज़ का है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, जब वो मोशन कर रहेगा और इस पॉइंट पे आएगा तो उसका रेडियस क्या हो गया, मज़ीद कम हो गया। अब मज़ीद इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो मज़ीद कम। अब यहाँ पे जब आएगा तो रेडियस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा, फॉल, गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स मीन्स ख़त्म हो जाएगा। तो जबकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसकी बनावट ज़ाया नहीं हो रही है, वेस्ट में कुछ नहीं जा रहा, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से रदरफोर्ड का ये पॉइंट क्या हो गया था, गलत हो गया था, कि वो इस तरह मोशन नहीं करते हैं। क्योंकि बाद में जो नया एटॉमिक मॉडल आया था 1913 के अंदर नील बोहर ने दिया था, उसने फिर इस पॉइंट को ठीक किया था, जो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेजर डिफेक्ट्स ये था कि रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन जो है वो एक कंटिन्यूअस मोशन है। तो उस कंटिन्यूअस मोशन की वजह से जो उसका हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर हम लेट सपोज एक फर्जी एक चीज़ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह होगा कि कोई गैप नहीं होगा और बिल्कुल वो क्या होगा, एक अच्छा सा स्पेक्ट्रम हमें जो कंटिन्यूअस होगा। जिस तरह के हमारा रेनबो होता है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, हमें रंगों के अंदर फ़र्क या बाउंड्री का पता नहीं चलता। तो इनमें भी ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन मुसलसल रेडिएशंस इमिट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस मोशन के अंदर है और अपना रेडियस दिन टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहाँ से रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, इमिट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम जो वो कौन सा मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली
हमें वो स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। जो हमें रियलिटी के अंदर स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमारे पास क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम को लेट सपोज अगर हम ड्रा करें तो वो हमें इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि वो पैकेट की फॉर्म में रेडिएशंस को निकालता है। जो हमारा एटम होता है कुछ इस तरह रेडिएशंस निकाली, पैकेट हो गया, फिर कुछ थोड़ा सा इसके दरमियान गैप आ जाएगा, ये गैप को शो कर रहा है। फिर रेडिएशन निकाले इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, फिर गैप, फिर पैकेट, फिर इस तरह हमारे पास क्या होगा, गैप पैकेट इस तरह। तो ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम था। तो इसका ये पोस्टुलेट भी गलत था कि रियलिटी के अंदर वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से उसको कौन सा शो करना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए था। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में भी याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।